हाँ सा अभी तक जो अभी अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। और राजस्थान के इतिहास में जो है अभी तक अपन ने मोटा मोटा आधुनिक राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसके अंदर अभी अपन ने मराठा को आगमन पढ़ लिया है। इसके बाद पढ़ा कि मराठा ने कैसे आए राजस्थान में, कैसे कैसे घटनाक्रम हुआ है, वो पिछले दो वीडियोस में देखा। इसके बाद अपन देखा कि राजस्थान में कैसे अंग्रेज आए, क्योंकि स्थिति जितनी क्लियर रहेगी उतना बेटर है। अब अंग्रेज आए, अंग्रेज आने के बाद जो है पूरा ही अंग्रेजों का पूरा दौर चलता है। 1818 में अंग्रेज आते हैं और 1818 से पूरा 1947 तक राजस्थान में अंग्रेज रहते हैं। और उसके बाद जब आजादी मिलती है तो वो चले जाते हैं। इसके बीच में बहुत सारी घटनाएं होती है। और उसके इसी के कड़ी में जो आज जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है राजस्थान में 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति। इस टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे एक बार ये देख लेते हैं। ठीक है। इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसका परिचय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका परिचय, पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे, ताकि चीजें आपको बहुत बेहतर इन्हें एक अच्छी क्लियरिटी की समझ में आए। देखो मारवाड़ी में क्या करे कि अंतावली उड़ी बाई बे बार ब्याह करे। अंतावली उड़ी बाई बे बार ब्याह करे, इनका मतलब है कि आप जल्दबाजी में कोई चीज करोगे तो गलत करो ही करोगे। इन वास्ते एक बार करना बढ़िया करना। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका परिचय, क्या उस समय की स्थितियां थी। पहले पढ़ेंगे परिचय। इसके बाद पढ़ेंगे क्रांतिपुर राजस्थान में कुछ जो विशेष प्रशासनिक, राजनीतिक और सैनिक की स्थिति क्या थी, वो जानना जरूरी है। ताकि जब क्रांति होगी, क्रांति की पूरी कहानी चलेगी, तो आपकी चीजें सेट हो जाए। अच्छा यहाँ पर ये है, वहां पर ये है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। तो ये पूरे आपके माइंड में एक पूरी इमेज चलेगी। जब आपके दिमाग में इमेज चलेगी तो चीजें एकदम सेट हो जाए। और चीजें यही करना है अपने को, तो करना है याद भाई, याद करने के लिए ये चीज। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कारण। वैसे कारण आप जो है आजकल अपने तो 10वीं की बोर्ड की किताब के अंदर वहां सब दे रखा है उस चीजों के अंदर, वहां तो पढ़ते ही हैं, लेकिन विशेष संदर्भ में और पढ़ेंगे और थोड़ा गहराई से जानने की कोशिश करेंगे और क्या क्या चीजें थी, वो सब कारण में आ जाएगा। फिर आएगा घटनाक्रम। जो क्रांति की जो मेन जो चीज है वो घटनाक्रम आती है। कई बार क्या होता है कि ज्यादातर लोग सीधे घटनाक्रम पे ही कूद जाते हैं, बाकी चीजों को देखते नहीं, सीधा घटनाक्रम, अच्छा यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। लेकिन साइड की स्थिति बहुत जरूरी है। घटनाक्रम बेहद महत्वपूर्ण चीज है, बट घटनाक्रम के साइड वाली चीज भी जरूरी है। तो यहाँ देखेंगे घटनाक्रम। फिर देखेंगे परिणाम। परिणाम और प्रभाव दोनों एक जैसी चीजें हैं, पर फिर भी हम इनको अलग अलग देखेंगे। इसके बाद जो सबसे मेन जो चीज देखेंगे वो देखेंगे प्रकृति। प्रकृति मतलब इसका जो स्वरूप कैसा था, नेचर, नेचर में किस टाइप की थी ये क्रांति। ताकि क्या है आजकल देखो, जो भी एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम का स्तर बढ़ रहा है, और जैसे ही स्तर बढ़ता है तो फिर आपकी इन टॉपिक्स के ऊपर समझ बहुत जरूरी है। जब तक आपकी समझ विकसित नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। रटना बेहद जरूरी है, नो डाउट जरूरी है, लेकिन इसके साथ समझ एक जरूरी है। ताकि कभी आप किसी को पढ़ाओ या आप किसी को समझाओ, ठीक है, कोई आपसे पूछ ले कि भाई ले बत वो पढ़ रही है 1800 क्रांति वन, बता कहीं ये क्रांतियां क्यों हुई थी, ठीक है, थारे विचार में कहीं है। या फिर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू में पूछ लेंगे भाई, सबका जो ज्यादातर तो बच्चे बीए किए हुए, पूछ लेंगे बताओ आपका क्या पर्सपेक्टिव है। तो पर्सपेक्टिव अपन यहाँ से देखेंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें अपना ओवरव्यू हो गया। अब अपन शुरू करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परिचय। जब आपके ये हेडिंग आती है, देखो हेडिंग तो क्या है कि हेडिंग पूरी चीज का सार होती है। पूरा जो आपके जो टॉपिक है उस टॉपिक का पूरा जो सार है उस हेडिंग में आती है। तो हेडिंग क्या है? 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति, या इसको कहते हैं विद्रोह। ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई राजस्थान में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक वैक्यूम क्रिएट होता है पूरे भारत के अंदर। राजस्थान के ऊपर जो मतलब मुगलों का एक प्रकार के आधिपत्य था वो समाप्त होने लग जाता है। ठीक है। इधर मुगल कमजोर हो गए, यहाँ एक नई शक्ति का उदय होता है, मराठा। ठीक है, मराठा। और उधर जो है अंग्रेज भी धीरे धीरे जो है वहां पर जो अपना शासन स्थापित कर रहे हैं। सबसे पहले मौका मिलता है मराठा को। मराठा जो है सबसे पहले चौके पे चौका लगाते हैं। वो आते हैं राजस्थान, राजस्थान में आते हैं, कई संधियां भी करते हैं, युद्ध करते हैं, उत्तराधिकार संघर्ष होता है, वो सब अपन ने पीछे पढ़ लिया है। वो हो गया। अब राजस्थान के जो है शासक बहुत परेशान है। राजस्थान के शासक बहुत परेशान है। 1818 में वो क्या करते हैं कि भाई संधियां करनी शुरू कर देते हैं। शुरू प्रयास तो 1803 से कर देते हैं, लेकिन संधियां करनी शुरू जो मेन जो अंग्रेज जो स्वीकार करते हैं वो 1818 से स्वीकार करते हैं। तो अपन ने पढ़ा है पिछले वीडियो के अंदर कि 1818 में राजस्थान जो है राजा जो है संधियां करने शुरू कर देते हैं। 17 में दो करते हैं, बाकी वाले सब 18 में करते हैं, और एक बच जाती है शुरू जो 23 के अंदर करती है। संधियां करते ही तो फिर जो है अंग्रेजों का पूरा एक छत्र राज स्थापित हो जाता है। ये एक चीज होती है। अब देखो, जब राज स्थापित होगा तो फिर चीजें आएगी। शासन व्यवस्था तीन स्तरीय शासन व्यवस्था होगी। अंग्रेज है, राजा है, और उसके नीचे सामंत या जागीरदार है। तो शोषण हो रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है। ठीक है, अंग्रेजों ने अपने हिसाब से रूल्स बनाने शुरू कर दिए।
ठीक है, नई पॉलिसी लेके आए, तो जनता उससे परेशान हो रही है, किसान परेशान, जनजाति परेशान, सामान्य जनता परेशान, सब परेशान। ठीक है, तो ये जो मोटी मोटी भूमिका जो आपकी यहाँ पर क्रिएट हो रही है, ठीक है, यहाँ पर जो है अब अंग्रेजों से जनता क्या हो रही है, परेशान हो रही है। अब जनता परेशान होगी तो एक कोई वर्ग उठेगा और वो वर्ग विद्रोह करेगा, क्योंकि लड़ने का काम किसका होता है, सैनिकों का होता है। ठीक है, वो उसमें सक्षम होते हैं, उनको उसकी ट्रेनिंग मिलती है, तो सैनिक करते हैं विद्रोह। ठीक है, तो ये तो हो गई भूमिका की बात करते हैं। आगे और विस्तार से, पूरी विस्तार से बात करेंगे। ये तो अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इसके बाद देखो, इसके बाद अपन पढ़ेंगे ये, अच्छा, इसके बीच में एक चीज आती है कि विद्रोह और आंदोलन में क्या फर्क है भाई। भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पूछ ले भाई, बताओ विद्रोह और आंदोलन में क्या फर्क है, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए। ठीक है, आपके दिमाग में आना चाहिए। भाई यहाँ पर जब हमने टॉपिक लिखा है कि 1857 की क्रांति, तो क्रांति या विद्रोह लिख देते हैं कभी कभार, तब इसकी जगह आंदोलन क्यों नहीं लिखा। एक सवाल तो आना चाहिए ना, आपके दिमाग में आना चाहिए। जब तक सवाल नहीं आएगा तब तक आप क्या समझोगे। क्वेश्चन पूछने की आदत तो होनी चाहिए। तो एक तो ये कि भाई अपन ने इसको विद्रोह विद्रोह ही क्यों लिखा है, आंदोलन क्यों नहीं लिखा है। 1857 तो अपन को समझ में आ गया कि भाई 1857 के साल के अंदर जो मेन ये घटना होती, इसलिए 1857 कह दिया अपन ने। ये पूरे भारत में होती, राजस्थान में हो जाती, ये तो बात हो गई। लेकिन एक चीज आती है कि विद्रोह और जो है आंदोलन में क्या अंतर है, या क्रांति और आंदोलन में क्या अंतर है। सबसे पहले तो आप खुद कोशिश करिए, वीडियो पॉज करिए, कोशिश करिए कि भाई आप जो इसको करें। ठीक है, ताकि आपके माइंड में कुछ फ्रेमिंग तो सेट हो कि भाई ये वर्ड ही क्यों यूज किया है। हर एक जो शब्द है उसका एक पर्टिकुलर इस्तेमाल होता है, उसके बिना उसका इस्तेमाल कोई मतलब नहीं, उसको आप एरी गिरी जगह इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो विद्रोह और क्रांति तो आपके अपने पर्यायवाची चाहिए, लेकिन आंदोलन जस्ट इसका ऑपोजिट है। अब देखिए, एक बार अपन देख लेते हैं विद्रोह क्या होता है। विद्रोह क्या होता है कि कोई भी शासन व्यवस्था है, कोई भी शासन है, शासक है, या कोई व्यवस्था है, उसके विरुद्ध जो है अचानक होने वाली घटना, अचानक होने वाला जो है उपद्रव कह दे। ठीक है, जो घटना होती है इसको बोलते हैं अपन विद्रोह। ये सामान्य कैसी होती है, ये सामान्य हिंसात्मक होती है। देखो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ सामान्य, इसका मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सब जो है क्रांतियां जो विद्रोह होंगे वो हिंसात्मक होंगे, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, जैसे अपन आधुनिक जो विश्व के इतिहास में पढ़ते हैं कि औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति कोई हिंसात्मक क्रांति थी नहीं, लेकिन उसको भी क्रांति बोलते हैं। तो एक जो शासन व्यवस्था में जो अचानक जो परिवर्तन आता है उसको बोलते हैं अपन विद्रोह या क्रांति। तो एक तो होता है ये सामान्य कैसी होती है, हिंसात्मक होती है। कैसी होती है, हिंसात्मक। सामान्य क्यों, क्योंकि मैक्सिमम चांस है कि इसमें हिंसा होगी। जैसे भारत में तो आप पढ़ेंगे 1857 पूरे भारत के अंदर हिंसा होती है, 1776 के अंदर अमेरिका में हिंसा होती है, 1792 फ्रांस के अंदर हिंसा होती है, स्पेन की क्रांति में हिंसा होती है, और दुनिया भर में जब क्रांति हुई वहां हिंसा होती है। लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। ठीक है, एक बात तो ये हुई। एक दूसरा, ये सामान्यतः जो इसकी अवधि होती है अल्प अवधि होती है, मतलब ये ज्यादा से ज्यादा साल भर चलेगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं चलता है। और कुछ अपवाद स्वरूप ज्यादा भी चल जाता है, बट सामान्य इसकी जो अवधि होती है आंदोलन की तुलना में कम होती है, कम होती है। एक बात। अगली जो बात है कि ये जो है आपके इसमें जो निश्चित नेतृत्व का अभाव होता है, ये भी सामान्यता है ना, सामान्यतः इसमें निश्चित नेतृत्व का अभाव होता है। तो ये इसके फिक्स जो है सार्वभौमिक नेता नहीं होता है। जैसे आप भारत में देख लेते हैं, भारत में जो क्रांति होती है इसका कोई सार्वभौमिक नेता नहीं। ठीक है, फ्रांस की क्रांति होती है उसके में उसमें भी कोई सार्वभौमिक नेता नहीं बनता है। ठीक है, अलग अलग स्तर से होती है क्रांति। ठीक है, अमेरिका इसका उपवाद है। तो ये हो गया, तो इसमें कोई जो है विशेष जो नेतृत्व नहीं होता है, या फिर सार्वभौमिक नेतृत्व का क्या होता है, एक अभाव होता है। प्लस इसमें रणनीति का भी अभाव होता है। ठीक है, रणनीति मतलब एक तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस आता है। प्लानिंग तो करते ही भाई, विद्रोह की भी प्लानिंग होती होगी, बट उसमें जो एग्जीक्यूशन होता है उसके अंदर अंतर आते हैं। जैसे अपन पढ़ते हैं कि भाई भारत में क्रांति 31 मई को डिसाइड की, वो कब जाती, 11 मई को होती। ठीक है, फिर कोई दिल्ली की ओर भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, तो मतलब एग्जीक्यूशन में गड़बड़ है। ठीक है, ये तो हो गया आपके विद्रोह। वापस देख लो, एक तो क्या होता है, किसी भी शासन व्यवस्था के विरुद्ध अचानक होने वाला जो है उपद्रव या विद्रोह या उसका विरोध, ये सामान्यतः हिंसात्मक होती है, अल्पकालीन होती है। ठीक है, ये चीज अपन कह दी। फिर इसके बाद आता है आंदोलन। इसके बाद क्या आता है आपके, आंदोलन। तो देखो आंदोलन जस्ट इसका ऑपोजिट है। तो ये किसी भी शासन व्यवस्था के प्रति जो है दीर्घकालीन रूप से होने वाला जो है उसका विरोध है। दीर्घकालीन रूप से जो विरोध होगा उसको बोलते हैं आंदोलन। ये सामान्यतः होता है अहिंसात्मक। कैसा होता है, अहिंसात्मक। जैसे आप पढ़ेंगे किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ठीक है, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सारे आप पढ़ते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं, ये अहिंसात्मक, मतलब इनका जो बेसिक नेचर होता है अहिंसात्मक होगा। ठीक है, इनमें घटनाएं, इनमें भी हिंसात्मक घटना होती है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में हिंसक घटनाएं खूब होती है। ठीक है, अपन यहाँ असहयोग आंदोलन में हिंसक घटना होती है, चोरी चुरा पड़ते हैं।
तो ऐसी घटना छुटपुट घटना होती है, बट इट्स सेल्फ इसका जो नेचर होता है वो नेचर कैसा होता है, अहिंसात्मक होता है। और ये होती है दीर्घकालिक होती है। कैसी होती है आपके, दीर्घकालिक। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन 4-5 साल चला, असहयोग आंदोलन 2 साल चला, सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार और 2-3 साल चला ये आंदोलन। तो इस प्रकार बिजोली आंदोलन देख लो, बिजोली आंदोलन तो बहुत 44 साल तक चला। ठीक है, खूब सारा आंदोलन। तो इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति होती है अहिंसात्मक और ऐसा कैसा, दीर्घकालिक। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज बहुत लंबी चलेगी, लंबी चलेगी इसका मतलब उसमें नेतृत्व अच्छा खासा है। ठीक है, उसके अंदर केंद्रीय नेतृत्व होता है। ये बिजोलिया में अगर केंद्रीय नेतृत्व नहीं होता तो दूर चलता ही नहीं। जहां पर केंद्रीय नेतृत्व होता है वो दूर चलता, नहीं होता तो वो क्रांति बन जाती। ठीक है, फिर लोग जब अपने अपने हिसाब से सब करने लग जाते हैं तो फिर गड़बड़ी होती। ठीक है बात। तो ये हो गया विद्रोह और ये हो गया आपके आंदोलन। अब आपकी ये माइंड में एकदम सेट होना चाहिए, अगली बार कोई पूछे कि ले भाई बता विद्रोह और आंदोलन क्या फर्क है, वो सब चीजें। अब विद्रोह कब होता है, विद्रोह देखो अंतिम उपाय है ना। विद्रोह या क्रांति जो होती है अंतिम उपाय के रूप में होती है। अंतिम उपाय का मतलब क्या है, कि जब कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, जब दूसरा कोई रास्ता बचता नहीं है, तब जाके जनता क्या कर देती है आपके, विद्रोह या क्या करती है, क्रांति करती है। यूं बात करें तो देखो भारत, भारत का इतिहास है और भारत के जो लोग हैं शांति प्रिय लोग हैं। जैसे हमारे मोदी जी कहते ही है कि जो हमने तो दुनिया को बुद्ध दिया है, हमने दुनिया को महावीर दिया है। ठीक है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं दिया है, हमने क्या दिया है, बुद्ध दिया है। तो ये हमारा नेचर है, हम शांति प्रिय लोग हैं। ठीक है, हम एकदम शांति प्रिय लोग हैं। जब तक हमारे पास और ऑप्शन रहेंगे हम नहीं करेंगे। 18 स्वतंत्र क्रांति में देखेंगे कि हमारे पास जब ऑप्शन सारे खत्म है, अभी कारण पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सारे ऑप्शन ही खत्म हो गए, तब जाकर हम करते हैं। उसके बाद देख लेना आप कि 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज कोई ना कोई एक ऑप्शन छोड़ देते हैं अपने सामने। इसलिए जो है धीरे धीरे चीजें चलती है। ठीक, उसके बाद हम देखते नहीं कि भाई ये क्रांति हुई पूरे भारत में, नहीं होती। क्योंकि अंग्रेज सेफ्टी वॉल का सिद्धांत लेके आ जाते हैं। थोड़ी बात समझ में आ रही है। तो विद्रोह कब होता है, अच्छा कब क्या कब होता है, जब कोई रास्ता नहीं बचता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है, तो भारत के लोग कैसे लोग हैं, एक प्रकार के शांति प्रिय लोग हैं। उनको मतलब इन चीजों के अंदर कोई ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है, लड़ाई झगड़ों के अंदर। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि भारत एकदम कैपेबल है। ठीक है, भारत चाहे तो पाकिस्तान की इतनी क्या है। ठीक है, पाकिस्तान तो वैसे ही आर्थिक रूप से था बदहाल है, लेकिन भारत चाहता है कि भाई अपने को इन्हें नहीं पढ़ना है, जब तक कोशिश हो तब तक नहीं पढ़ना है। और अगर हमारे पास मौका है तब कभी हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर ली, कभी हमने एयर स्ट्राइक कर ली, कभी हमने ऑपरेशन सिंदूर चला लिया। ऐसे करके हम अपने काम चला रहे हैं। लेकिन हम जो है युद्ध आगे से बढ़कर नहीं करना चाहिए, यही हमारी परमाणु पॉलिसी भी है। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि भाई देश का विकास कब होगा, जब यहाँ शांति होगी। कोई भी देश आगे कब बढ़ेगा, जब शांति होगी। अमेरिका सबसे आगे क्यों है, शांति। चाइना आगे क्यों बढ़ा, कि पूरे देश के अंदर शांति, आसपास के राज्यों में शांति। इस वजह से चाइना आगे, अमेरिका आगे। भारत अगर युद्ध में उलझ गया तो पीछे चला जाएगा। रशिया अभी इसी से स्ट्रगल कर रहा है, बहुत सारे देश इसी से स्ट्रगल कर रहे हैं। ये एक चीज जो है सामान्य होनी चाहिए। और बाकी तो हमने इतिहास के अंदर खूब युद्ध ही लड़े, है ना। 647 से लेकर 1192 तक, 600 साल तक जो है राजस्थान को जो है, राजस्थान क्या पूरे भारत को अपन ने बचा के रखा है। ठीक है, ये जो माटी है रक्त रंजित माटी है, वीरों की भूमि है। ठीक है, और यहाँ पर तो आप जो मध्य काल था, उस वो जो काल था, उस काल के अंदर तो कहावतें बन गई थी कि 12 वर्ष रो कुकर जिए, 13 वर्ष रो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जिए, आगे जीवन को देखा। मतलब ये कहावतें बन गई कि 12 वर्ष कुकर जीता है, 13 वर्ष की उम्र होती है सियार की। और क्षत्रिय जो होता है, क्षत्रिय जो लड़ता है, जो धर्म की रक्षा करता है, अपने राज्य की रक्षा करता है, मातृभूमि की रक्षा करता है, 18 साल ही जीता है। 18 साल से अगर कोई ज्यादा है तो उसके जीवन के ऊपर धिक्कार है। हमने ये चीज आ गई। इसलिए हमारे बोलते हैं कि पग पग सूरा देवली, पग पग सतिया थान, मन डर पे पग मेलता, मन डर पे पग मेलता रंगे राजस्थान। तो साहब ये अपना राजस्थान है। ठीक है, जब जरूरत पड़ती है तो फिर हम कुछ नहीं देखते। जब बात धर्म की आ जाती है, जब अपनी मातृभूमि की आ जाती है, जब आत्मसम्मान की बात आती है, तब हम पीछे कुछ नहीं देखते। और यही चीज आप कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ अपने 18 स्वतंत्र क्रांति पढ़ेंगे। जब हम कारण देखेंगे तो कारण डिटेल्स देखेंगे कि हमारे पास कोई भी एक ऐसा क्षेत्र बाकी बचता ही नहीं है जहां पर हम जो है अपने आप को वहां कुछ टाइम के लिए होल्ड कर पाए। ऐसा कुछ बचता ही नहीं। ठीक है, तो ये अपने मोटी मोटी होती भूमिका। उसके बाद अपन देख लिया विद्रोह और आंदोलन क्या होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे कांतिपुर राजस्थान की स्थिति क्या थी। अब आपको जो है चीजें समझनी है। ठीक है, ये चीज जो है आपकी प्योर समझ के लिए, आपके एकदम माइंड में समझ आ जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं। खास तौर पर उस समय का जो प्रशासन कैसा था, उस समय की पॉलिटिक्स कैसी थी। एक चीज मैंने आपको पहले बता दी कि यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो यहाँ पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था हो गई। कितनी स्त्री हो गई, त्रिस्तरीय।
सबसे पहले अंग्रेज, फिर राजा, और उसके बाद सामंत या जागीरदार। ठीक है, 3 स्तरीय दिए हो गए एक बार। जितने ज्यादा ऊपर शासन के लेयर होते हैं, जितने ज्यादा लेयर होते हैं, उतना ही ज्यादा जो है जनता के ऊपर प्रेशर आता है। ठीक है, उतना ही ज्यादा चीजें डिले होती है, प्रेशर आता है, अलग अलग नीतियां बनती है, अलग अलग सब चीजें होती है। ठीक है, आखिरकार मतलब इसका क्रक्स क्या होता है कि परेशान कौन अपने, जनता परेशान होगी, आम जनता, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई मजदूर हो, वो होंगे परेशान। क्योंकि 3 जनों के घर अपने को चलाने, तो टैक्स किससे लेंगे? जो नीचे काम कर रहे हैं उन्हीं से लेंगे। ठीक है, इसलिए जितना लेयर कम होगी उतना बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रशासन की क्या लेयर थी। सबसे पहले एक आपकी चीज आपको ये तो पता ही है कि जब भारत में जो एक कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया अंग्रेज जिसको बोलते हैं, ये एक कंपनी लेके आए थे, कंपनी बना के आए थे। क्या बना के आए थे? कंपनी बना के आए थे ईस्ट इंडिया का। 1499 की बात है। वहां पर अंग्रेज जो है अपने पार्टी कर रहे थे, न्यू ईयर की पार्टी कर रहे थे 31 दिसंबर को। और पार्टी कर करते कोई एक आदमी ने बताया कि भाई साहब, पूर्व में चलते हैं, अपने कोई बढ़िया सा धंधा खोल देते हैं। ठीक है, व्यापार शुरू करते हैं, पैसा ही पैसा। अंग्रेजों की पहली शासन व्यवस्था अच्छी थी, राजा वगैरह सब सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने 17 जनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक अपना कंपनी बना ली। उस कंपनी को अधिकार दिया कि इंग्लैंड के पूर्व में जो प्रदेश है, वहां पर आप क्या करोगे, अपना व्यापार करोगे। इसलिए इसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया। क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया। तो भारत जो है अपने ईस्ट में पड़ता है, इंग्लैंड के ईस्ट में पड़ता है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर जो है अपने ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। कंपनी बनती है, भारत में आती है, भारत में शुरुआत में व्यापार करती है। व्यापार करते करते धीरे 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 क्या करती है कि अच्छा खासा प्रॉफिट होने लग जाता है। प्रॉफिट होने के बाद 17 जैसे ही औरंगजेब गया, 1757 प्लासी का युद्ध लड़ा, प्लासी के बाद आपके बक्सर का युद्ध लड़ा। अब यहाँ पर इनको जो है अपने पावर मिलने शुरू हो गई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिल गई। धीरे धीरे ये अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं। यहाँ पर एक बाद में एक व्यक्ति आते हैं, डल्हौजी, और डल्हौजी लगभग लगभग पूरे भारत को जो है एक कर देता है, पूरे भारत का पूरा नक्शा बना देता है। नक्शा बनाने का मतलब है कि वहां पर पूरे भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी। ठीक है, और इसी कड़ी के अंदर 1818 के अंदर अपने जो राजस्थान के जो भी शासक थे, जो 19 रियासतें थी, वो सब संधि कर लेती। संधि करके वो भी ब्रिटिश भारत के मोटे मोटे अंदर ही आ जाते, पहले उनके हो गए एकदम, उन्होंने कर ली समझौते। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है, अपने 1818 में संधिया होती है, संधिया करके ये पूरा मामला चलता है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो देखो, कोई कंपनी चलाती है तो इसका होता है एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, या फिर होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो होते हैं कुछ मेन लोग होते हैं जो कंपनी की पूरी शासन व्यवस्था को देखते हैं, कंपनी के डिसीजन देखते हैं, कितनी आय हुई, कितने आए, कितने गए, ठीक, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कितने कर्मचारी को रिक्रूट करना है, वो सब जो जो भी ऊपर जो डिसीजन होंगे, पॉलिसी वाले जो डिसीजन होंगे, वो ये करेंगे। ये कहाँ बैठेंगे? ये आपके इंग्लैंड में बैठेंगे। ठीक है, ये वहां अपने मौज कर रहे हैं, डिसीजन भी ले रहे हैं, वहां अपने मौज कर रहे हैं। यहाँ पर इंडिया में उन्होंने कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया, उन्हीं को अपन यहाँ पढ़ेंगे। अब देखो, जैसे आप, ये है आपके गवर्नर जनरल, कौन है आपके गवर्नर जनरल? पूरे भारत का जो है, पूरे भारत, ठीक है ना, जो पूरा ब्रिटिश भारत था और जो जिन्होंने समझौते कर रखे थे, उनके ऊपर कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति था जिसको बोलते हैं गवर्नर जनरल। क्या बोलते हैं आप? गवर्नर जनरल। इसका दायित्व है कि पूरे भारत की जो व्यवस्था की देख रेख करनी। ठीक है, ये तो हो गया आपके कौन, गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रांत थे, क्या थे? प्रांत मतलब स्टेट्स थे। उन स्टेट्स के लिए भी एक अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त किया, जैसे वो उस समय भारत में मोटे मोटे 11 स्टेट्स थे, तो उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जिसको बोलते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलते थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्या बोलते थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। 1857 क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय जो आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर, पहली चीज तो कि जो राजस्थान किस प्रांत के अंदर आता था, किस प्रांत का जो है उन्होंने मतलब प्रशासन की दृष्टि से उन्होंने अपने प्रांत रखे, और प्रांत के पास के भाई ये राजस्थान की रियासतें हैं, इनका भी आप देख लो। तो साहब जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर पश्चिमी जो प्रांत, उत्तर पश्चिमी जो प्रांत था, उसके अंदर उसके अंतर्गत जो है अपने राजस्थान का प्रशासन आता था। कौन सा प्रांत था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था? इसका हेडक्वार्टर था आपके आगरा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था आपके? आगरा। और जो आपकी उस समय जो इसके थे आपके लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जनरल थे, वो आपके थे कॉलविन थे। कौन थे? कॉलविन। ठीक है, ये आपको नाम आपको एकदम याद रखना है। लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? कॉलविन थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर आता था अपना राजस्थान, आगरा हेडक्वार्टर, और कौन थे आपके? कॉलविन थे। ये हो गई बात है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या? इसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के बाद एक पोस्ट आती है जिसको बोलते हैं एजीसी। क्या बोलते हैं?
एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, क्या बोलते हैं? एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। बाद में क्या करते हैं कि भाई राजस्थान के लिए अलग से एक पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं कि भाई ये राजस्थान की रियासत है। देखो क्या होता है, प्रशासन जो है, ये तो प्रशासन को अपन अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है, और उतना ही उनके ऊपर नियंत्रण ज्यादा होगा। जैसे भारतीय रेलवे है, भारतीय रेलवे बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है, सबसे ज्यादा कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस के बाद। तो इतनी बड़ी संस्था में इतना एफिशिएंटली काम कैसे हो रहा है? क्योंकि चीजों को बहुत ज्यादा डिवाइड किया है, अलग अलग लोगों की अलग अलग जिम्मेदारी है, ठीक है, हर कोई अपने जो है जितने स्तर बढ़ा है उनकी मॉनिटरिंग वगैरह बहुत ही शानदार हो रही है। इस वजह से होता है। तो जैसी सहूलियत होती है उस हिसाब से क्या कर देते हैं, पोस्टें क्रिएट करते हैं। आपके अब वर्तमान में भी ऐसा ही हो रहा है, जरूरत पड़ती है इसलिए तो अभी आपकी आरएस की भर्ती निकाल रहे हैं, वही बात। तो एजेंट टू गवर्नर पूरे राजस्थान की जो रियासत थी, उन राजस्थान की रियासतों का जो है पूरे जो देखभाल करने का काम किसको दे दिया? एजेंट टू गवर्नर जनरल को। किसको दे दिया? एजेंट टू गवर्नर जनरल को। 1832 के अंदर इसकी पोस्ट क्रिएट होती है। कब क्रिएट होती है? 1832 के अंदर। और तब इसका हेडक्वार्टर कहाँ होता है आपके? अजमेर में। अजमेर आपके हमेशा चर्चा में रहेगा, क्योंकि अजमेर राजस्थान में एकमात्र जगह थी जहां पर अंग्रेजों का सीधा नियंत्रण था। मतलब और कोई शासक वगैरह कुछ ही नहीं था, ठीक है, बाकी जगह अंग्रेज, अंग्रेज शासक, जमींदार वगैरह सब। यहाँ पर कौन? यहाँ पर सर्वे सर्वा कौन थे? अंग्रेज, ठीक है, सब कौन थे? अंग्रेज। तो यहाँ पर बनाया। फिर 1845 के अंदर इसका हेडक्वार्टर आपके लेके गए माउंट आबू लेके गए, ठीक है, माउंट आबू क्यों लेके गए अब आप सोच लो। अंग्रेज ठंडे प्रदेश में रहते थे, पैसा बटे पड़े तावड़ो, ठीक है, काला पड़ गया, ठीक है, ओटे जार उमर जो है ओळखण मना कर दी घर वालों कि यार इतना काला और की कराए थे, या पहले तो ओळखण मना कर दी, तो वो कहे यार अब चेंज करो इसका, ठीक है, तो लेके कहाँ लेके गए? माउंट आबू लेके गए, माउंट आबू लेके गए। अब आपके जो प्रथम जो एजेंट टू गवर्नर जनरल थे, प्रथम जो आपके एजीजी थे, फर्स्ट जो आपके एजीजी थे वो आपके थे लॉकेट। कौन थे? लॉकेट। फर्स्ट एजीजी कौन थे आपके? लॉकेट। और 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय थे आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे आपके? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ये इस समय क्या थे आपके? ठीक है, एजीजी थे। ठीक बात। अब एजीजी के बाद अगली पोस्ट किसकी? एजीजी के बाद अगली पोस्ट किसकी? तो ये हो गई एजीजी। एजीजी के बाद जो अगली पोस्ट है वो आपको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट, तो आप बोलते हैं रेजिडेंट। रेजिडेंट मतलब निवासी, रेजिडेंट मतलब निवासी। अब देखो, वापस वही प्रशासन की सहूलियत के लिए, तो राजस्थान में कुछ रियासतें बहुत ही बड़ी थी, ठीक है, जो सब शक्तिशाली थी, जो अंग्रेजों को चुनौती दे सकती थी किसी न किसी प्रकार से। एक तो उन रियासतों में एक ऐसी रियासत है जो सामरिक दृष्टि से, ठीक है, रणनीतिक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वहां पर भी जो है ये अपने पॉलिटिकल एजेंट रखते थे, ताकि कुछ भी इधर उधर की कोई चीज हो, ठीक है, तब उनको फटाफट पता चल जाए। समझ आ रही बात? कोई भी इधर उधर की चीज हो तो उनको पता चल जाए और वो तुरंत रोक ले, क्योंकि एक बार पूरे जंगल में आग लग गई, ठीक है, फिर तो कोई नहीं रोक पाएगा। शुरू में चिंगारी बढ़ गई, उसके ऊपर पानी डाल दो, ठीक है। तो यही कुछ स्थिति थी। इसके लिए वो क्या रखते थे? पॉलिटिकल एजेंट। अब होता है कि अंग्रेज आपके बहुत ही चालाक, अंग्रेज जितना शायद ही कोई चालाक है, इतने चालाक अंग्रेज। तो अंग्रेज जैसे जैसे देखो, अपन अभी थोड़ी देर पहले कहा गया 1858 में क्या होती है अपने, संधियां हो जाती है। अब इसकी दो शर्तें जो है ना बहुत ही क्या बोल दो, भयंकर शर्तें थी। दो शर्तें बहुत ही भयंकर शर्तें थी, और राजाओं की उस समय मजबूरी थी, और राजा भी शायद इतना समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है, जो भी परिस्थिति रही, बट मुझे लगता है वो समझ नहीं पाए। वो क्या शर्तें थी? मतलब वो दो शर्तें कॉमन थी, हर रियासत से अलग संधि की थी, लेकिन दो शर्तें कॉमन थी। कॉमन क्या थी? एक तो हम क्या रखेंगे? पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, और राजाओं को आश्वासन दे दिया कि हम आपके जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बट ये डिफाइन कभी नहीं किया कि हमारे आंतरिक मामले कौन कौन से होंगे, बाहरी मामले कौन से होंगे, या आप कितना करोगे। ये इसमें जो है विस्तार से कभी जाने की कोशिश की नहीं इतनी। तो एक तो ये आपके पेच रह जाता है। दूसरा ये कहते हैं हम लेंगे आपसे वार्षिक खिराज। क्या लेंगे? वार्षिक खिराज। ठीक है, वार्षिक खिराज का मतलब है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए हमें को वार्षिक रूप से क्या देना पड़ेगा? आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो राजा ने तब तो ओके कर दिया कि भाई हम मराठा को दे रहे हैं, इनको भी दे देंगे, क्या दिक्कत है। बट होता क्या है, अंग्रेज जो है बार जो बारी बारी से चेंज करते हैं, हर साल या दूसरे साल तीसरे साल धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं,
जितना ज्यादा प्रेशर आएगा उतना नुकसान। तो बार बार बढ़ाते रहे, उन्होंने कभी दर फिक्स नहीं की कि हम जो है पूरे जितने भी साल आपके साथ हमारी संधि रहेगी हम 1/4 लेंगे या 1/3 लेंगे। उन्होंने कभी फिक्स नहीं किया, उन्होंने कहा कि समय समय पर देखा जाएगा। इसी वजह से आप बाद में देखेंगे, इसकी जो अगली कड़ी देखेंगे, सैनिक छावनियां। राजस्थान में जो सैनिक छावनियां बनती बनती इसीलिए, राजस्थान में जो सैनिक छावनियां है बनती इसीलिए, ठीक है। अंग्रेज अपने जो वार्षिक कर उनको बढ़ाना था। अंग्रेजों ने कहा कि भाई अपने कैसे सेना रखेंगे, तो सेना रखेंगे भाई उनके राजाओं के पैसे से रखते हैं, क्यों अपने पैसे खर्च करने, ठीक है। उसी कहानी अभी आपको बताता है। तो रियासत के अंदर जो होता था उसको बोलते थे पॉलिटिकल एजेंट। क्या बोलते थे? पॉलिटिकल एजेंट। प्रथम जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे डेविड ऑक्टरलोनी। डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। क्या नाम था? डेविड ऑक्टर लोनी, ठीक है। अब अपन बाकी रियासतों के जो पॉलिटिकल एजेंट है उनको देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये आपके पॉलिटिकल एजेंट, कुछ बड़ी बड़ी रियासतें थी उनमें पॉलिटिकल, जैसे आपने कहा कि बड़ी रियासतें कौन सी, सबसे पहले बात करते हैं मारवाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ी रियासत। तो मारवाड़ में जो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे, जो आपके थे मैक मेसन। मैक मेसन, ये आपके थे मारवाड़ के अंदर। फिर आपके दूसरी मेवाड़ रियासत, वो भी बहुत बड़ी रियासत है। तो मेवाड़ के अंदर जो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे कौन थे? वो आपके थे सावर्स थे। कौन थे? सावर्स। इसके बाद जयपुर। तो जयपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं ईडन, इनका क्या नाम था? ईडन नाम था। कोटा के अंदर थे आपके मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। फिर आपके एक रियासत आती है जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर के थे आपके मॉरिसन थे। ये मॉरिसन का नाम विशेष याद रखना है, ठीक है। क्या नाम था? मॉरिसन। और सिरोही के अंदर जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, क्योंकि उन्होंने हेडक्वार्टर वहां रख लिया था, ठीक है, हेडक्वार्टर उनका मेन वहीं था। तो उनका एक अंग्रेज अधिकारी था जिनका नाम था जेडी हॉल। जेडी हॉल। वैसे तो जब हम इन सभी रियासतों की चर्चा करेंगे अगले घटनाक्रम के अंदर तो ये सब याद हो जाएंगे, तो दिमाग में इतना स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं कि याद करने का नहीं, ये आपको इस वीडियो के अंदर याद हो जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। ये हो गए पॉलिटिकल एजेंट। अब इसके बाद इन्होंने कुछ छावनियां बनाई थी। क्या बनाई थी? छावनियां। छावनियां का मतलब है वहां जहाँ सैनिक रहते थे आराम से, ठीक है। अब इन छावनियों की स्थापना के पीछे भी कहानियां, बड़ी दिलचस्प कहानियां हैं। कैसे? अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेजों को पता है कि, अच्छा, इसकी जो मेन कहानी शुरू थी, कहाँ शुरू थी, ये जब भारत में अंग्रेज आए, ठीक है, दूसरे देशों के पुर्तगाली भी आए, स्पेनिश भी, मतलब डच वाले वो भी आए, तो फ्रांस के लोग भी आए, ठीक है, फ्रांस के लोग भी आए। फ्रांस के जो कंपनी थी, फ्रांस कंपनी के एक गवर्नर गवर्नर थे जिनका नाम था गोहिडू। क्या नाम था? गोहिडू। एक व्यक्ति था गोहिडू। उसने भारत में सबसे पहले शुरू की सहायक संधि की। जो सहायक संधि आप पढ़ते हैं, जो अंग्रेज भारत में 1799 से शुरू करते हैं, जो सहायक संधि पढ़ते हैं वो गोहिडू शुरू करता है। और वो क्या करता, बड़ी चालाक आदमी, वो क्या करता है कि राजाओं से एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट में क्या करता था कि भाई हम आपसे जो, हम आपको सुरक्षा देंगे, आप आप जो है हमें सेना का खर्च दोगे, हमारे जो सेना जो आपके राज्य में रहेगी उसके लिए जो भी आप संसाधन आप दोगे। तो अब उनकी सेना भी रह रही, संसाधन कौन दे रहा है? राजा दे रहा है। तो उनका खर्च खत्म हो गया, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है उनको तो प्रॉफिट के ऊपर काम करना पूरा। यही चीज बाद में कौन लेके आ जाते हैं? अंग्रेज। अंग्रेज इसको कॉपी करते हैं, अंग्रेज का अच्छा ये बात, कॉपी करो, फटाफट कॉपी पेस्ट। तो अंग्रेज भी क्या कर देते हैं, सहायक संधि शुरू कर देते हैं। अब जहां जहां उनको जरूरत पड़ती है कि यहाँ पर ये विद्रोह हो रहा है, वहां पर फटाफट इनको क्या करो, अपनी सैनिक छावनी बढ़ा लो। फिर पूरे राजस्थान में मान लो गया, पूरे राजस्थान में तो विद्रोह होंगे नहीं, कुछ जगह होंगे जहां पर जो है कुछ लोग हरकत करेंगे, कुछ जातियां होगी, कुछ जनजातियां होगी, या कुछ शासक होंगे, वो हरकत करेंगे। इसलिए क्या करोगे, अपने फटाफट क्या करो, कुछ सैनिक छावनियां बना लो, सैनिक छावनियां बना के अपने काम कर दो, फ्री तो बनकर, ठीक है। सबसे पहले बात करें तो नसीराबाद। किसकी बात करते हैं? नसीराबाद। नसीराबाद ये आपके अजमेर में एक जगह है जहां पर सीधा सीधा आपके किसका कंट्रोल था? अंग्रेजों का कंट्रोल था। तो जाहिर सी बात है अंग्रेज अपनी सुरक्षा के लिए रखेंगे नहीं रखेंगे? रखेंगे ना। तो सबसे पहले जो जो बड़ी सबसे बड़ी जो सैनिक छावनी होगी कौन सी होगी? नसीराबाद। तो कभी भी आपसे पूछ सकते हैं सबसे बड़ी कौन सी थी, सबसे शक्तिशाली कौन सी थी, ठीक है। तो पहली छावनी तो ये, इसके अंदर दो बटालियन है, अभी आपको आगे भी याद हो जाएगी। एक 15वीं नेटिव बटालियन थी और एक 30वीं नेटिव बटालियन थी, ठीक है। एक बंगाल इन्फेंट्री भी थी, 15वीं और 30वीं। ये आपके जो इन्फेंट्री मतलब सैनिक छावनियों के नाम थे। फिर एक आता नीमच। नीमच वैसे अभी तो आपके पड़ता है मध्य प्रदेश में, पहले आपका जो मेवाड़ रियासत का ऐसा था। इसलिए जो है वहां एक सैनिक छावनी स्थापित की, भाई मेवाड़ वालों को भी देख लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, इधर इधर जो मालो वालों को कंट्रोल कर लेंगे, इसलिए नीमच में बनाई थी। क्योंकि अभी ये आपके राजस्थान में नहीं है, इसलिए ये आपके पूछेंगे नहीं।
ठीक है भाई, वहां पर कौन सी बटालियन थी वो सब नहीं पूछेंगे। तो नीमच को अपना बस दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना। फिर आपके खेरवाड़ा, ठीक है खेरवाड़ा, जो आपके अजमेर मेरवाड़ा और ये खेरवाड़ा, जहां पर जो है आपके आपके मेरों का जो पूरा स्थल था। अब होता है क्या है, जब क्रांति जब अंग्रेज राजस्थान में आते हैं तो सबसे पहले जो आपके जो विरोध करते हैं वो आपके मेयर करते हैं, और मेयर के बाद करते हैं विद्रोह, जो करते हैं भील करते हैं। तो भीलों को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं कि भाई ये एक रेजिमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भीलों की ही एक सेना बनाते हैं, जिसको आप बोलते हैं मेवाड़ भील कोर। क्या बोलते हो? मेवाड़ भील कोर। 1841 में इसको बनाते हैं मेवाड़ भील कोर। देखो क्यों बनाते हैं। अंग्रेजों के पास सैनिक थे, खुद के सैनिक भी थे भारत में, कि इनके पास जो अच्छे सैनिक थे। बट क्यों बनाए? अंग्रेज चालाक थे। अंग्रेजों को पता है कि अपने को यहाँ की जियोग्राफिक कंडीशन इतनी ज्यादा अच्छे से पता नहीं है, इनकी कल्चरल कंडीशन, सामाजिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन इतनी ज्यादा पता नहीं। ठीक है, इनके रास्ते ही नहीं पता भाई। अपने ये कोई विद्रोह कर ले, अपने को तो रास्ता ही नहीं पता। तो क्या करो, इनकी ना अपने को भाषा आती। तो उन्होंने क्या कहा कि अपने भीलों की एक सेना बनाओ। बाद में मेरों की भी एक सेना बने, तो कि भीलों की एक सेना बनाओ। उनकी सेना, क्योंकि उनको सब राज पता है, उनको थोड़ी अच्छी तनख्वाह दे देंगे। तो फिर वो सब बता देंगे भाई इनको कैसे टैकल करना है, वो कब युद्ध करते हैं, उनकी कौन सी भाषा है युद्ध करने की, है ना। वो सिंपल सी बात है, क्योंकि खग जाने खग की भाषा, ये तो आपने सुना ही होगा। ठीक है, चोर जाने चोर की भाषा, वो बात है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो मेवाड़ भील कोर है, इसको आप क्या करो, मेवा भीलों की बना दी थी। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ रखते हैं? आपके खेरवाड़ रखते हैं। कहाँ रखते हैं? खेरवाड़। इसी के समय, इससे पहले एक जो एक ब्यावर के अंदर एक बटालियन बनाते हैं, मेर बटालियन, ये आपके 1822 में बनाते हैं। कब बनाते हैं? 1822 के अंदर। सबसे पहला विद्रोह 1818 से ही जो है इनका शुरू हो जाता है। अंग्रेजों और मेरों का जो है आपस में आते ही शुरू हो जाता है। तो वहां पर एक मेर बटालियन बनाते हैं, जिसके हेडक्वार्टर रखते हैं आपके ब्यावर। ठीक है। फिर एक छावनी बनाते हैं देवली। देवली वर्तमान में आपके पड़ता है टोंक। कहाँ पड़ता है? टोंक। अब ये आपके पूरे आड़ोती वाला क्षेत्र है, ये जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र है, यहाँ पर मतलब इन पूरे क्षेत्र को कंट्रोल करने के लिए देवली, मतलब बीच में एक जगह पकड़ते हैं जिसको बोलते हैं देवली। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर जयपुर वाला हिस्सा कवर हो जाएगा, इधर ये हिस्सा कवर हो जाएगा, आपके आड़ोती कवर हो जाएगा, ये पूरा हिस्सा कवर हो जाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, देवली के अंदर छावनी बनाई। देवली के अंदर जो आपकी सैनिक टुकड़ी थी, जिसको अपन बोलते हैं कोटा कंटिंजेंट। क्या नाम है इसका? कोटा कंटिंजेंट। आगे जब कोटा का विद्रोह पढ़ेंगे तब आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो कौन सा था आपका? कोटा कंटिंजेंट। इसके बाद एक और जो छावनी बनी थी, अब आप देखो कि दक्षिण राजस्थान के लिए आपके नीमच में बना ली, मध्य राजस्थान के लिए नसीराबाद में बना दी, पूरी राजस्थान के लिए बना दी आपके, ये आपके देवली वाली बना ली। ठीक है, ये खेरवाड़ा ब्यावर वगैरह ये हो गए। अब आपके मोटा मोटा बचा पश्चिमी राजस्थान, ये बचा आपके। तो पश्चिमी राजस्थान के लिए क्या करते हैं, ये आपके बना देते हैं एक एरिनपुरा। पाली के अंदर एक जगह है, यहाँ पर एक जो एक छावनी बना देते हैं एरिनपुरा में, जिसका नाम था जोधपुर लीजियन, क्योंकि जोधपुर रियासत के अंदर आती थी, तो नाम क्या रख दिया? जोधपुर लीजियन। ये बात आपके क्लियर है एकदम। जब हम क्रांति पढ़ेंगे तो ये जो दो रियासतें हैं, ये जो दो रियासतें हैं, इनमें संधि जो ये क्रांति नहीं करती। ये बात और आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, एक और ऊपर जो शेखावटी वाला प्रदेश है, उसके लिए जो वहां कंट्रोल करने के लिए एक वैसे टुकड़ी बना देते हैं, जिसको बोलते हैं शेखावटी ब्रिगेड। क्या बोलते हैं? शेखावटी ब्रिगेड। तो झुंझुनू में उसका हेडक्वार्टर रखते हैं, 1835 के अंदर उसको बना देते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेज पूर्व क्या करते हैं कि भाई अपन ऐसे ऐसे पूरे राजस्थान को कंट्रोल करते हैं। बात क्लियर? आगे वापस देख लेते हैं। नसीराबाद, सबसे पहले छावनी नसीराबाद, अजमेर वही है, ये हो गई 15वीं और 30वीं इन्फेंट्री। फिर नीमच आपके अभी कहाँ पड़ेगा? एमपी के अंदर। फिर आपके खेरवाड़ा, फिर आपके ब्यावर, ब्यावर के बाद देवली, और देवली के बाद एरिनपुरा। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, वापस एक बार देख लेते हैं, ताकि चीजें आगे बढ़ने से पहले एकदम क्लियर हो। सबसे पहले अपन ने परिचय पढ़ लिया, फिर अपन ने कहा था विद्रोह और आंदोलन में क्या फर्क होता है, वो अपन देख लिया। इसके बाद अपन ने कहा कि इसकी क्या प्रशासनिक व्यवस्था थी। प्रशासनिक व्यवस्था अपने देखा कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वहां, यहाँ पर भारत के अंदर गवर्नर जनरल, जो स्टेट्स बनाए हुए थे स्टेट्स के अंदर लेफ्टिनेंट जो गवर्नर जनरल आ गए। फिर अपने राजस्थान के लिए अलग से जो पोस्ट बनाई उसको बोलते हैं एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी हो गए। फिर अलग अलग रियासतों के लिए क्या बनाया, तो पॉलिटिकल एजेंट। कुछ रियासतों के अंदर पॉलिटिकल एजेंट 5 रियासतें और सिरोही वाला आपने देख लिया। तो ये होगा प्रसाद। फिर अपन ने कहा कि भाई इनको सेना भी तो चाहिए, तो 6 जगह पर इन्होंने अपनी क्या बना दी, छावनियां बना दी। इधर नसीराबाद है, नीमच है, ब्यावर है, ठीक है, आपके खेरवाड़ा है, देवली है और एरिनपुरा। तो ये पूरी छावनियां बना गई। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये हो गया पॉलिटिकल एजेंट देख लिया अपन ने। अब जो अपने मेन जो कहानी आती है वो आती है कारण क्या थे। ठीक है, और अपन बहुत अच्छे से देखेंगे कारण। क्योंकि देखो, किसी भी चीज को आप बहुत अच्छे से समझ गए तो फिर दिक्कत ही खत्म हो गई। ठीक है, चाहे वो फिर आप, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए।
ठीक है, किसी में भी काम कर लो। तो क्या कारण थे, कुछ मेन 5-7 जो कारण थे, अलग अलग एंगल से अपन देख लेते हैं क्या कारण रहे होंगे। सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो कारण निकलता है ना, वो सबसे पहले राजनीतिक कारण निकलता है। राजनीति मतलब सत्ता, प्रशासन वगैरह, इन सब से जो चीज निकलेगी उसको बोलते हैं राजनीतिक कारण। क्या कारण थे? जब अंग्रेज राजस्थान में आए तो अंग्रेजों ने कहा कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कौन से मामलों में? आंतरिक मामलों में क्या नहीं करेंगे? हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने जो इनके भाई पॉलिटिकल एजेंट थे, उन्होंने खूब ही हस्तक्षेप किया। हस्तक्षेप किए ने कोहराम मचा दिया। क्या मचा दिया? कोहराम मचा दिया। ठीक है, कोई भी निर्णय लेना है इनसे पूछो। इनके अंग्रेजों की सहमति के बिना कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहे। छोटी रियासतों में बापड़ी रहे तो ये हिम्मत ही नहीं पड़ती। ठीक है, वो तो गरीब रही गए है साहब। ठीक है, तो उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। बड़ी रियासतों में भी इन्होंने खूब सारा किया। मेवाड़ मेवाड़ में, ठीक है, या आपके जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर खूब सारे किए। ठीक है, तो खूब सारा आंतरिक मामलों में क्या किया? हस्तक्षेप किया। कुछ रियासतों का प्रशासन इन्होंने अपने हाथ में ले लिया। कुछ रियासतों का प्रशासन भी अपने हाथ में ले लिया। भाई कह दिया कि भाई ये अपने जयपुर में राम सिंह जी से अभी छोटे हैं, इनका प्रशासन लूट लो जी देखेंगे। ऐसे खूब सारा किया इन्होंने। तो एक तो क्या कर दिया, आंतरिक मामलों में क्या कर दिया इन्होंने? हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, जो है इन्होंने कई जो है जोड़ तोड़ की राज्यों रियासतों के साथ, जो आपकी रियासतें थी, ठीक है, रियासतें थी, रियासतों में जोड़ तोड़ की। जोड़ तोड़ का मतलब क्या है? या कई बड़ी रियासतों से इन्होंने छोटी छोटी रियासतें बनाई। जैसे आप पढ़ते हैं कि झालावाड़ एक रियासत बना थी। ठीक है, अब जालन सिंह की हमने कहानी पढ़ी थी, तो झालावाड़ एक रियासत बनती। ठीक है, वो कौन बनाते हैं? अंग्रेज बनाते हैं। टोंक रियासत कौन बनाते हैं? अंग्रेज बनाते हैं। फिर ये कुछ आपके ठिकाने भी कौन बनाते हैं? अंग्रेज बनाते हैं। कुशलगढ़ को अलग कर दिया, उधर नीम राणा को अलग कर दिया। ये पूरा काम कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। तो ये रियासतों को इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप। उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप किसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया? उत्तराधिकार का जो मामला था उसमें भी इन्होंने क्या शुरू कर दिया? हस्तक्षेप कर दिया। अभी उत्तराधिकार मतलब कोई ऐसा राजा जो इनको पसंद नहीं, ठीक है, लगता है कि भाई ये राजा है जो अपने विरुद्ध पॉलिसी बना रहा है या अपने से अपनी बात सहमत नहीं कर रहा है, तो वहां ये कर देते हैं। अलवर और भरतपुर में यही कहानी। तो इसका उदाहरण है अलवर और भरतपुर। ठीक है, तो वहाँ राजा ये चेंज कर देते हैं। छोटी रियासतें हैं, उनके पास कोई बड़ी सेना है नहीं, तो फिर ये क्या कर देते हैं? अपना काम करते हैं। तो ये मोटे मोटे आपकी राजनीतिक कारण सबसे पहले क्या करते हैं? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर देते हैं। एक। दूसरा, ये जो रियासतों में जोड़ तोड़ करते हैं, मतलब जोड़ तोड़ का मतलब रियासतों को तोड़ के अलग अलग जो है अपनी सहूलियत के हिसाब से वो चीजें करनी शुरू कर देते हैं। फिर ये उत्तराधिकार मामले में हस्तक्षेप कर देते हैं। कौन से मामले में? उत्तराधिकार के जो मामले हैं उनके अंदर हस्तक्षेप कर रहे हैं। अपने जो है पसंद के जो व्यक्ति को राजा बना रहे हैं। नीतियां उनसे अपने पसंद के। अब सिंपल सी बात है, ठीक है, अपना पसंद का व्यक्ति होगा, आराम से काम करेगा, नीति आराम से बनेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये ऐसे कुछ मामले जो ये कर रहे थे। ठीक है, तो ये पहला कारण मोटा मोटा हो गया आपके। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, रियासतों में जोड़ तोड़, हस्तक्षेप। और ये यहाँ पर उत्तराधिकार मामलों में क्या कर रहे थे? हस्तक्षेप कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अपन आर्थिक कारण। इसके क्या आर्थिक कारण थे? इसके क्या आर्थिक कारण रहे होंगे? आर्थिक मतलब अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था मतलब पैसा। अब इसको 3 भागों में डिवाइड कर लो। सबसे पहले आप पकड़ लो कृषि को पकड़ो। ठीक है, सबसे पहले आपके आएगी कृषि। दूसरा आपका आएगा व्यापार। और तीसरे आपके आएंगे उद्योग धंधे। ठीक है, उद्योग धंधे, कृषि, व्यापार और उद्योग धंधे। बात करते हैं कृषि की। अब आप किसान आंदोलन पढ़ते हो, जनजाति आंदोलन पढ़ते हो, किस लिए पढ़ते हो? क्योंकि मेन जो दबाव पड़ रहा था कृषि के ऊपर पड़ेगा। थोड़ी देर पहले बात की थी, जितने ज्यादा स्तर होंगे शासन के, उतना ही ज्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, किसानों कई की जगह पर किसानों से जो है इतनी ज्यादा टैक्स ले जिसकी हद नहीं। आप बिजुलियां पढ़ते हो, बिजुली में 84 प्रकार की लाग भाग थी। कितने प्रकार की थी? बिजुली में 84 प्रकार थी, कहीं 35 प्रकार की। और कुछ रियासतें ऐसी आती जहाँ 100 से भी अधिक प्रकार की लाग भागे थी। मतलब इतना ज्यादा टैक्सेशन था। तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? कृषि में पड़ेगा। अच्छा, जब आप और गहराई से राजस्थान का जब आप इतिहास पढ़ते हो, तब आप पढ़ेंगे कि जो यहाँ इस समय अंग्रेज आने के बाद जो भारत में राजस्थान में बहुत सारे अकाल पड़े।
अकाल तो पहले ही पड़ते थे, लेकिन अकाल पड़े और इन अकालों के अंदर कई लाखों लोगों की मृत्यु होती है, लाखों लोगों की मृत्यु होती है, जानवरों की मृत्यु हो जाती है। आप 1899 का अकाल पढ़ेंगे, ऐसे खूब सारे अकाल पढ़ेंगे। ये जो है ब्रिटिश समर्थित अकाल थे। ये यूपीएससी में पूछा था कि ठीक है, इन अकालों के बारे में पूछा था, तो इनको जो आप बेहतर जो टैग लाइन कह सकते हो कि यहाँ पर जो अकाल पड़े थे वो ब्रिटिश समर्थित अकाल थे। कैसे थे? क्योंकि इन्होंने कृषि को खत्म कर दिया। कृषि का क्या कर दिया? कमर्शलाइजेशन कर दिया। मतलब कृषि को व्यापारी कृषि बना दिया। ठीक है, तो आप व्यापारी फसलें बो, ताकि जैसे आप कपास जैसे नरमेरी फसल बो, ठीक है, या गन्नेरी फसल बो, तो फिर अंग्रेजों ने उनसे फायदो। ठीक है, अंग्रेज तो अपना धंधा कर रहे थे, अंग्रेजों को उनसे फायदा। यहाँ किसकी कमी पड़ रही है? यहाँ अनाज की कमी पड़ रही, कृषि की। फिर दूसरा व्यापार, जो अच्छे व्यापारी थे उन व्यापारी को पलायन करा दिया पूरा। ठीक है, व्यापारी को पलायन हो गया पूरा ब्रिटिश ब्रिटिश भारत की ओर। उन्होंने नीतियां कुछ हिसाब से बनाई, हर किसी को परेशान करा देते, तो व्यापारी आदमी तो कहाँ जाएगा जहाँ सहूलियत होगी। उनको इनकरेज करे कि आप ब्रिटिश भारत में हो, आप ब्रिटिश भारत में हो, तो व्यापारियों को यहाँ से बाहर निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर उद्योग धंधे, उद्योग व्यापारी बाहर गए, उद्योग धंधे खत्म ही होने। आप देख लो राजस्थान आज भी उद्योग धंधे में बहुत पिछड़ी हुए है। कारण कहीं है, कारण वही है, उस समय से जो चली आ रही जो परिपाटी है। राजस्थान के लोग यहाँ पर जो व्यापार करना चाहते ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर व्यापार करना चाहते नहीं, क्योंकि पहले तो अंग्रेजों ने ही शुरू किया। उसके बाद वर्तमान में क्या है कि उन ज्यादातर अपने जो कहने के देशा और खूब सारा लोग बैठा है। आप देखो पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर का कुछ हिस्सा, बीकानेर का हिस्सा, शेखावटी पूरी बैठी है, सब बैठे हैं। ठीक है, कुछ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी थी। ठीक है, और अब जो है कंडीशन ऐसी है कि वहां पर अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, इतने अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो आपने ये टर्म सुने होंगे, एक तो स्थावर, एक बार देशावर। स्थावर का मतलब है जो यहीं रहता है, और देशावर का मतलब जो बाहर जगह क्या करता है, व्यापार करता है। ठीक है, ये आपको अमून ये जो आप सिवाना साइड जो जालोर साइड जो आपको ये सब मिलेंगे, स्थावर है एक देशावर। आपको ये पूछेंगे भाई साहब स्थावर हो देशावर हो, तो आप जब भी सुन लो ये सब तो आप समझ में आना कि भाई ये लोग कहाँ रहते हैं, बाहर रहते हैं। अच्छा, एक और बताता हूँ आपको। अभी हमारे एक मित्र है, तो वे जालोर साइड में और एक पोस्टिंग होती, कोई अपने कॉलेज में पोस्टिंग थी देवतला के आसपास। तो उनकी पोस्टिंग थी, तो वहां गए, वहां अपने रहने के लिए मकान ढूंढ रहे, और वहां एक से बढ़कर एक शानदार हवेलियां। ठीक है, कोठियां बनाई हुई, मतलब अच्छे अच्छे मतलब घर बनाए हुए, 2 मंजिल, 5 मंजिल, 7 मंजिल, आराम से मतलब यूं इस टाइप के, और लग्जरी में कोई कमी नहीं। लेकिन उनको क्या है कि वो हर किसी की लॉक लगा हुआ। अब उनको रहने के लिए मतलब मकान नहीं मिल रहा। तो फिर वो गाँव रा ठाकर साहब बन गया। ठाकर साहब ने जार बात पूछी कि ठाकर साहब अपने बताओ देने कई मामलो है, या फिर कोई कमरो वमरो दे रहा हो देने। तो ठाकर साहब के देखो, जो लोग अठे है, वे तो गया, हमारा तो कोई घर है नहीं। जिनके घर है वो यहाँ नहीं है, जिनके घर है वो यहाँ नहीं है, और जो यहाँ है उनके घर नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई? जिनके घर है वो यहाँ है नहीं, और जो यहाँ है उनके घर है नहीं, इस लायक नहीं है। तो क्योंकि बाहर पैसे हैं, समृद्धि है, तो लोग कहाँ जाएंगे अपने, बाहर जाएंगे। तो ऐसा कुछ है। तो ये बात होगी कि उद्योग धंधे और व्यापार। आप देख लो आज, आपके बिड़ला देख लो, बजाज देख लो, डालमिया देख लो, खूब सारे जो अपने व्यापारी यहाँ से बाहर गए। ठीक है, आज अपना नाम कर रहे हैं, राजस्थान का नाम कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, कृषि, सबसे पहले कृषि की ओर दबाया। अब कुछ लोग जो है आप व्यापार छोड़ के, उद्योग धंधे छोड़ के, वो भी कृषि पे आ गए। तो कृषि पे अनाज की कमी पड़ रही है, ऐसे करके जो है आर्थिक परिदृश्य बहुत खराब हो गया। ठीक है, तो यहीं से आप देखो राजस्थान में जो है पैसे, जो आप बूढ़ियों देखो, बूढ़े लोगों देखो, उनकी एक फितरत होती है पैसे बचाओ। वो हमेशा इस के अब की घड़ी में कौन वाला। आप बात तो सुनी वाला, अब की घड़ी में कौन, अब की घड़ी का मतलब यही है कि कुछ विपरीत परिस्थिति आई तो अपने पास कुछ होने चाहिए। राजस्थान है साहब वो तीजो कुरियो आधो काल, हर तीसरे साल यहाँ पूरा काल पड़ता है, हर दूसरे साल आधा काल पड़ जाता है। तो अर्धकाल और आधा काल तो पड़ते ही रहते हैं। इस वजह से जो अभी जो फितरत, अभी तक जो फितरत चल रही है वो यही फितरत चल रही है, पुराने लोगों में यही फितरत है। चीजों को बचा के चलो, चीजों को सहेज के चलो। ठीक है, ताकि जो कभी भी इमरजेंसी पड़ी, एडो कोई टाइम आयो, ठीक है, अब की घड़ी पड़ गई, विपरीत काल आ गया, तब ये चीजें काम आएगी। ये यहाँ से शुरू होती, क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति भी कुछ अच्छी है, जियोग्राफिक कंडीशन भी ऐसी, और कुछ मेमोरी तो है ही। ठीक है, तो पूर्वजों का ज्ञान, ज्ञान भी क्या है, आपके अनुभव आपका ज्ञान है, आपकी परिस्थितियां वो जो आप सीखते हो उनसे वही ज्ञान है। तो पुराने लोगों ने तो यही सीखा, यही देखा, बदहाली देखी, तंगी देखी, गरीबी देखी, भुखमरी देखी। नहीं भाई साहब, आज जो आप देख रहे हो रास्ता नहीं हो समृद्धि कर रहा है, क्योंकि अब व्यापार धंधा है। ठीक है, अब गाड़ी घोड़ा कुछ है।
बाकी तो ये आप पूरा देख लो कि लगभग पश्चिम राजस्थान का ये जो पूरा क्षेत्र है अल्प विकसित है पूरा। आज भी कोई इतना ज्यादा विकसित नहीं, लेकिन अब लोगों के पास पैसे आ रहे हैं। अब यहाँ पर सुविधाएं हैं, रोडें बन रही है, हर घर में गाड़ियां हैं, बाइक्स है वगैरह सब कुछ मिल रहा है। अब कारण ये है कि अब कुछ विकास हो रहा है, बाकी पहले तो विकास ही नहीं था। और आज भी कुछ ऐसी जगह जहाँ नहीं। तो चीजें ये है कि आपके व्यापार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एजुकेशन कितनी है वगैरह ये सब। उन्होंने कृषि समाप्त कर दी मोटी मोटी, या कृषि के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा आ गया, टैक्स बहुत ज्यादा है। आप बिजुली किसान आंदोलन पढ़ते हो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 84 प्रकार के टैक्स ले रहे हैं। इतने ज्यादा टैक्स लेंगे तो जनता तो परेशान होगी ही नहीं होगी। जनता परेशान होगी तो कहे, छोड़ो, धूड़ बाड़ो और कटिया लो। तो इस वजह से कृषि, व्यापार और उद्योग धंधे, ये तीनों इतिहास नष्ट कर दिया अंग्रेजों ने।